हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि सर तैयारी नहीं हो पा रही। बहुत कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता, क्या करें। तो भाई दिल खो गया होगा कहीं आपका, तभी ना लगता है भाई, तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ। देखिए बच्चों, ये कोई हलवा नहीं है भाई, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता ये कोई बात थोड़ी ना हुई ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। नहीं लगता, हमने हमेशा से बोला है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, किताब की विचारधाराओं में, लेखक की विचारधारा में डूब जाइए। साइड में क्या हो रहा है बिल्कुल भूल जाइए, बस आप केवल किताब की विचारधारा में डूबे रहिए, तभी कुछ होगा। बड़े बड़े सपने हैं, पता चले कि 90 प्लस लाना है, टॉप करना है, और पढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंख जमाना उड़ान देखता है। तो भाई पंखों को खोलना पड़ेगा और बाज की तरह उड़ना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले, यूं कह ले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। और साथ ही ये भी समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, और दोनों में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। चलिए सीखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। भले ही आपने कहीं भाई ये वीडियो देखा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज एकदम सिंपल वाला, एकदम यूं समझिए कि भाई आपको रामबाण तरीका देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, पहले उस बात को इसको समझ लेते हैं, फिर आणविकता समझेंगे, तब दोनों में अंतर समझेंगे भाई, तभी तो मजा आएगा ना। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है, उसको अपन कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे समझिएगा, परिभाषा तो लिख दिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग, जो घातों का योग होता है बच्चों, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे एक रिएक्शन लिख दिया कि भाई A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, और यहां से बन रहा है C प्लस डी। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, ठीक, और यहां पर हम मान लेते हैं कि भाई इसके अणु यहां पर क्या है, X है। एक मिनट, जैसे यहां पर क्या ले लिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये X है और यहां पे Y है। तो अभिक्रिया का वेग क्या कहता है भाई, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी उसके समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग जब भी निकालते हैं या अभिक्रिया की दर हम जब भी निकालते हैं बच्चों, तो क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं यही अभिक्रिया का वेग कह लें या अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की दर। तो ये जो बराबर होता है K इंटू, यहां पर क्या होता है, जो अभिकारक की सांद्रता, जैसे A है और उसके बाद B है, और ये जो अणुओं की संख्या होती है, तो यहीं पर ये घात के रूप में बन जाता है। मान लेते हैं ये X आ गया, यहाँ पर Y आ गया। तो हमने क्या कहा भाई, हमने क्या बताया बच्चों कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो जब अगर हम कोटि निकालना हो हमको, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, तो कोटि बराबर, ध्यान से देखिए, अभिकारक की सांद्रता, A की सांद्रता कितनी है, X है, B की सांद्रता कितनी है, Y है। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हो गया X प्लस Y। तो समझ में आ गया कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है रसगुल्लों, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। मान लेते हैं जैसे अभिक्रिया का एक कोई वेग समीकरण है, फॉर एग्जांपल अभिक्रिया का कोई वेग समीकरण है, ठीक, ये वेग बराबर दे दिया है K इंटू, यहां पर दे दिया है कि भाई X की घात 1 दे दिया है, इंटू Y की घात ये 1/2 दे दिया है। तो अगर यहां से निकालना हो आपको कि कोटि हमको चाहिए,
तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हमने क्या कहा, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो ये अभिकारक की सांद्रता है भाई x और y, तो इसके घातों का योग 1 + 1/2। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 × 1 = 2, 1 3/2। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि कितना आ गया, तो अभिक्रिया की कोटि आ गया 3/2। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। इसी तरह से जैसे बच्चों एक लिख देते हैं कि वेग बराबर वेग समीकरण दिया है, ये आपका दे दिया है के क्या है, तो ये वेग स्थिरांक होता है। और जैसे यहां पर दे दिया a, अब उसके बाद यहां पर दे दिया b, ठीक, और यहां पर c दे दिया है इस तरह से। अब उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं भैया, ठीक है, शॉर्ट में बनते हैं, बहुविकल्पी भी बन जाता है इस तरह से, नहीं तो ये न्यूमेरिकल में भी आता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो घातों का योग भाई +1 मतलब 1 है और 2 करेंगे, और प्लस का ये क्या है -1 है, तो भाई ये तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 1 3 में से 1 गए 2, अभिक्रिया की कोटि कितना 2 आ गया, है ना भाई। वैसे भी देखेंगे ये ±1 कट जाएगा, 2 ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है, तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का, ये जो घात हैं इन्हीं का जो योग होता है उसको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे हमने यहाँ पर अणु ले लिया x y a b का है, और इसका वेग समीकरण या दर समीकरण लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, याद रखना जितने नंबर्स होते हैं वो घातों के रूप में बनता है, और उसके बाद अब घातों का जो योग होता है, घातों के योग को ही कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि में कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि में प्रथम को शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय, तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी केवल अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समझना है। आई थिंक अब तो भाई ये अपने आप अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो गया होगा, है ना रसगुल्लो। चलिए छाप लीजिए भाई, हो गया। चलिए बच्चों अब समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, ठीक है, या इसे अणुसंख्यता कहा जाता है, अणुसंख्यता, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये तो और भी आसान है भाई, अभी इसके पहले जो समझा सेम उसी तरीके का है। उसमें अभिकारक की सांद्रता के जो घातों का योग होता है वो कोटि होती है, बट यहां पर क्या है रसगुल्लों, तो यहां पर है जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है उसी को कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता, ठीक। लाइक दैट, जैसे या एक एग्जांपल ले लिया कि भाई NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वियोजित हो जाएगा भाई, तो एक यहाँ पे NN है तो यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और साथ में H है O है तो H2O बोले तो जल बाहर निकलेगा, लेकिन H4 है तो 2 लगा देंगे। अब समझिएगा कहानी यहीं से शुरू होती है भाई। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने क्या बताया कि अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, इधर क्या होता है अभिकारक, इधर क्या होता है उत्पाद, है ना, ये तो शुरू में ही बता चुके हैं अभिक्रिया के वेग में ही, ये अभिकारक ये उत्पाद। अगर यहां पर देखेंगे बच्चों तो जो NH4 NO2 यानी अमोनियम नाइट्रेट का यहां पर एक अणु है, एक अणु है, तो भाई यहां पर इसका एक ही अणु तो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये एक आणविक अभिक्रिया है। एक अणु को लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक आणविक अभिक्रिया है, यह एक आणविक अभिक्रिया है, ठीक है। ठीक क्या है बच्चों, ये एक आणविक अभिक्रिया है, यानी इसमें इसका एक अणु है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहां पर एक ले लिया, ठीक, 1 मिनट, जैसे यहां पर ले लिया है कोई रिएक्शन कि भाई CH3 COO C2H5, ठीक, इसको CH3 C
O को एसीटेट पढ़ते हैं, इधर एथिल है तो एथिल एसीटेट प्लस NaOH, ठीक, यानी अम्ल और क्षार के रूप में यहाँ पर है, मतलब ये NaOH क्या है, बेस है, क्षार है। इसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, C2H5OH, यानी ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CH3COO, उसके बाद ध्यान देना CH3COO यहाँ से और Na यहाँ से निकला तो ये सोडियम एसीटेट हो गया, और प्लस अब यहाँ पे C2H5 है, OH है, तो ये हो गया C2H5OH। अगर गौर से यहाँ पर देखिएगा भाई, गौर से देखिए रसगुल्लों, तो यहाँ पर CH3COO C2H5 का एक अणु है, इसका ये एक अणु है, और यहाँ पर NaOH का भी एक अणु है। तो यूं कह सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विअणुक लिख सकते हैं या आणविक अभिक्रिया है, ठीक है, द्विअणुक अभिक्रिया है। मतलब समझ में आ गया भाई। अब तो अभिकारक के, हमने ये बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है बच्चों, उसको अपन कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। मतलब ये एथिल एसीटेट का एक अणु है भैया, और उसके बाद NaOH का एक अणु है। अगर आगे 2 लग जाता तो 2 अणु हो जाता, इसके आगे 2 लग जाता तो इसका 2 अणु हो जाता। अब तो समझ में आ गया भाई। तो ये एक है, यानी इसका एक अणु हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका एक अणु और इसका एक अणु, तो ये कह सकते हैं कि द्विअणुक या द्विआण्विक अभिक्रिया है, दोनों के एक एक अणु हैं। तो मतलब ये साफ है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। तो ये रही अभिक्रिया की आणविकता। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए हो गया ना। अब देखते हैं इस चैप्टर का जो हमारा, यानी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक, यही सीखना था। अब कोटि और आणविकता तो मतलब आणविकता तो पता चल गया ना बबुआ कि कोटि क्या है, आणविकता क्या है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अब चलिए समझते हैं, सिंपल तरीके से लिख लेते हैं भाई अंतर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अभिक्रिया की जो कोटि है यह एक प्रायोगिक मान है, यानी प्रयोगों के आधार पर इसे प्राप्त किया गया है क्रिया के वेग से। तो यहां लिखेंगे कि यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक। और अभिक्रिया की जो आणविकता है भैया, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है बच्चों, तो यह एक सैद्धांतिक मान है, एक सैद्धांतिक मान है, यानी अभिक्रिया के द्वारा निर्धारण किया जाता है इसका। तो यह एक सैद्धांतिक मान है, जबकि ये क्या है, एक प्रायोगिक मान है, प्रयोगों के आधार पर अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, अभिक्रिया की कोटि में क्या बताया इसमें, अर्थात अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की, मतलब अणुओं की वह संख्या होती है जिसकी सांद्रता बदलती है, जबकि इसमें क्या होता है, ये केवल अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। तो लिख सकते हैं कि यह उन अणुओं की संख्या है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, ठीक। जबकि इसमें क्या होता है कि लिखेंगे कि यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है, ठीक, ये चीज। तो ये चीज दूसरा हो गया। अब ध्यान से समझना तीसरा,
तो जो अभिक्रिया की कोटि है, अभी हमने क्या बताया था, एक में अभिक्रिया की कोटि में हमने घात माना था एक में 1/2 मान लिया था, ठीक है ना, और एक में -1 मान लिया था। कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है बच्चों, वो पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है ना रसगुल्लों। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता कभी भी, भाई किसी जैसे H2O लिखा है तो कभी आपने -1 देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अभिकारक की आणविकता होती है ये भिन्नात्मक, ऋणात्मक या फिर पहले शून्य नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे कि यह पूर्णांक अर्थात एक पूर्ण संख्या, ठीक, कौमा भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। बट ध्यान देना बच्चों, अभिक्रिया की तो लिखेंगे कि यह, उसी का अपोजिट, कि यह लिखेंगे कि यह केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या कह लें या पूर्णांक, पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब ये भिन्नात्मक, ऋणात्मक वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि, एक चीज और याद रखना, जो अभिक्रिया की कोटि है ना बच्चों, वो शून्य भी हो सकती है। भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया भी तो है इसमें, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है। जैसे HCl हो गया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H2 + Cl2 मिलकर HCl होता है, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो लिखेंगे कि यह शून्य भी हो सकती है, ठीक। बट ध्यान देना, जो अभिक्रिया की आणविकता है यह कभी शून्य नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की जो आणविकता है ना वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है बच्चों। एक और लिख लेते हैं भाई, वैसे तो आपको 3 ही याद रखना है, मतलब 3 आपके माइंड में ऑल टाइम होने चाहिए मिनिमम। बाकी इसके ऊपर आपको याद तो पूरा करना है, लेकिन 3 आपके दिमाग में हर टाइम होना चाहिए, मिनिमम 3 अंतर तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अभिक्रिया की कोटि जो है, इसके द्वारा अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे इससे अभिक्रिया के क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि से अभिक्रिया के क्रिया विधि की जो जानकारी है वो प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि भाई इससे अभिक्रिया के क्रिया विधि में भी से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ना भैया, अभिक्रिया की आणविकता से क्या कहते हैं कि अभिक्रिया की क्रिया विधि से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, इतना याद रखना। तो ये रहा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, फिर से बोल देते हैं बच्चों कि जितना कुछ कहें इस टॉपिक के बारे में वो कम ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो ये रहा अभिक्रिया की कोटि, आणविकता तथा कोटि और आणविकता में
अंतर। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो रसगुल्लों प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए ना, कंजूसी बिल्कुल नहीं, कमेंट जमकर किया करिए, ठीक है।